दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए आज EMRS के अंतर्गत जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप सभी के लिए मैंने पहले जो है 6 क्लासें ले ली है। आउटपुट डिवाइसेज, इनपुट डिवाइसेज, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और जनरेशन मैंने पढ़ा दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आया हूं आप सभी के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, असेंबली लैंग्वेज इज इजियर टू अंडरस्टैंड आर कंपेयर टू मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम बिकॉज, यानी मशीनी भाषा प्रोग्राम की तुलना में असेंबली भाषा को समझना आसान है। इसमें आपको बताना है इसके पीछे क्या कारण है। ये मिनोमिक्स ऑफर करते हैं, सिंबॉलिक नेम होते हैं इसके अंतर्गत एड्रेस के लिए, या फिर आपके इसमें ऑपकोड और ऑपरेंड ऑफर किए जाते हैं, या फिर A और B दोनों। जल्दी से आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपके पास प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय रहेगा। और जो साथी पहली बार आए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी भी आपको जो है करवाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बोथ A एंड B, यानी इसमें आपको मिनोमिक्स भी ऑफर किए जाते हैं और इसके अंतर्गत एड्रेसिंग के लिए सिंबल्स का यूज किया जाता है, इसलिए ये आसान है। कौन जो असेंबली लैंग्वेज है, मशीनी के मुकाबले असेंबली इजी है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा, आपके फ्लो चार्ट सिंबल दैट यूज टू पॉज इन द प्रोग्राम लॉजिक फ्लो इज नो टू बी। फ्लो चार्ट, ऐसा कौन सा फ्लो चार्ट सिंबल होता है जिसका उपयोग प्रोग्राम लॉजिक के फ्लो को रोकने के लिए किया जाता है? तो जल्दी से सभी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। वहां फ्लो चार्ट सिंबल जिसका यूज जो है प्रोग्राम के लॉजिक फ्लो को रोकने के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न के अंतर्गत जिन्होंने उत्तर दे दिया है वे सभी अपना उत्तर जो है वो जांच कर ले। इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका D, टर्मिनल्स का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, और साथ में बताते रहिएगा भी प्रश्नों का लेवल कैसा लग रहा है आपको। तीसरा प्रश्न आपके, सिस्टम एबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट द सजेस्ट चेंज डिफाइन इट्स। सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल करने की सिस्टम की जो क्षमता होती है इसे क्या कहा जाता है? ईज ऑफ मॉडिफिकेशन, ड्यूरेबिलिटी, रीड एबिलिटी और यूज एबिलिटी। इनमें से लगभग 6 सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, EMRS के नहीं बल्कि अन्य जो परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आपके लिए रखा गया है, और लेवल भी उसी प्रकार का आपके लिए रखा गया है। तो चलिए बहुत ही बढ़िया, आप सभी की बहुत शानदार कोशिश। यहां पर इस प्रश्न के अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा, ईज ऑफ मॉडिफिकेशन। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न आपके सामने है, कैरेक्टर एंड इमेजेस आर फॉर्म्ड एज अ पैटर्न ऑफ डज डॉट्स इन टाइप ऑफ प्रिंटर नो इज। वर्ण और जो भी है, यानी कैरेक्टर और जो भी इमेजेस होती हैं, ठीक है, उनमें प्रिंटर के प्रकार में जो पॉइंट्स होते हैं उनके पैटर्न के रूप में जो इमेज और कैरेक्टर्स बन जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? यानी किस प्रकार के प्रिंटर में जो इमेज और कैरेक्टर जो होते हैं उनको डॉट्स के पैटर्न में प्रिंट किया जाता है? जल्दी से लिखो भाई, डॉट मैट्रिक्स, फ्लैट बेड, इंकजेट या फिर ड्रम प्रिंटर। तो मैंने आपको प्रिंटर की जब क्लास ली थी तब मैंने आपको इनको शॉर्टली ट्रिक्स के साथ याद करवाया था। तो यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका A, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज होता है। किसका? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज होता है। आगे बढ़िए 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न आपके सामने, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन द सिस्टम वाज एनेबल्ड इन द टाइम पीरियड ऑफ। किस समय अवधि के अंतर्गत सिस्टम में ट्रांजिस्टर का जो है इंप्लीमेंटेशन एनेबल किया गया था? 1940 से 44 के बीच में, 45 से 55 के बीच में, 1955 से 64 के बीच में, या 1964 से 70 के बीच में? लिखिए भाई, जल्दी से लिखो सभी के सभी। और ये प्रश्न आपके चाहे आईए का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी IT रिलेटेड एग्जाम को दे रहे हो आप, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ये अभी कंप्यूटर के बेसिक्स जो है क्वेश्चंस आपके लिए रखे जा रहे हैं भाई। तो देखिए 5वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 5 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका C, 1955 से लेकर 1964 तक जो है वो आपका इसका कार्यान्वयन जो है माना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6वां प्रश्न आपके सामने है, द इंटरमोस्ट ग्रुप ऑफ ट्रैक ऑफ ए मैग्नेटिक डिस्क हैज। चुंबकीय डिस्क के ट्रैक का सबसे आंतरिक समूह क्या कहलाता है? चुंबकीय डिस्क के ट्रैक का सबसे आंतरिक समूह क्या होता है? 7 सेक्टर पर ट्रैक, 8 सेक्टर पर ट्रैक, 9 सेक्टर पर ट्रैक, या फिर 10 सेक्टर पर ट्रैक? लिखो भाई जल्दी से जल्दी। बहुत ही बढ़िया, अच्छी कोशिश आप सभी की। देखो मेहनत की जो भी मेहनत की जाती है वो आपके लिए कभी बेकार नहीं जाती है। चलिए भाई, और आशा करता हूं आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है भाई। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका B, 8 सेक्टर पर ट्रैक।
चुंबकीय डिस्क के ट्रैक के अंतर्गत जो आंतरिक जो इंटरमोस्ट ग्रुप होता है उसके अंतर्गत 8 सेक्टर पर ट्रैक के अंतर्गत पाई जाते हैं। अगला देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने। 7वां प्रश्न है आपके लिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल दैट एलोकेट मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम इन नीड ऑफ द रिसोर्स इज नो इज। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह मॉड्यूल जो संसाधन यानी रिसोर्स की आवश्यकता वाले प्रोग्राम को मेमोरी स्पेस आवंटित करता है उसे क्या कहते हैं? लिखो भाई सभी के सभी जल्दी से जल्दी। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा मॉड्यूल है जो रिसोर्स की आवश्यकता वाले प्रोग्राम को मेमोरी स्पेस आवंटित करता है? तो देखिए 7वें प्रश्न के अंतर्गत आपका राइट आंसर, इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा भाई आपके सी। जब स्पेस की बात आ रही है तो भाई आपको सीधा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर आपका मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8वें की, और 8वां प्रश्न आपके सामने, द एनालिटिकल इंजन वाज। एनालिटिकल इंजन क्या था? प्रोग्रामेबल मशीन, मैकेनिकल मशीन, डिजिटल मशीन या फिर ऑल ऑफ द अबव? बहुत ही बढ़िया कोशिश आप सभी की। चलो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न 8 के अंतर्गत आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। एनालिटिकल इंजन जो था वो एक प्रोग्रामेबल मशीन भी था, मैकेनिकल मशीन भी था और डिजिटल मशीन भी माना जाता है। अगला देखिए 9वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न 9 के आपके आंसर आपको देना है। यूनिकोड योजना के अंतर्गत प्रत्येक कैरेक्टर को एक निर्दिष्ट किया गया है। ईच कैरेक्टर इन यूनिकोड स्कीम इज असाइन्ड अ। यूनिकोड स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक कैरेक्टर को क्या यहां पर असाइन किया जाता है? बताइए भाई जल्दी से। तो देखिए 9वें प्रश्न के अंतर्गत आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, नेम एंड नंबर जो है वो असाइन किया जाता है। क्या कहा जाता है भाई? नेम एंड नंबर असाइन किया जाता है। अगला देखिए 10वां प्रश्न आपके सामने, टू कंबाइन ऑल द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल ऑफ द सॉफ्टवेयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। सॉफ्टवेयर की सभी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइलों को संयोजित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कंपाइलर की, लिंकर की, असेंबलर की और इंटरप्रेटर की। अगर आपने इसी चैनल पर मेरे पाइथन की, सी प्रोग्रामिंग की यानी आपके सिलेबस वाइज क्लासेस सारी नहीं देखी है तो आप जरूर देखेगा। अभी मैं आपके लिए रिवीजन बैच ले रहा हूं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में इसी चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है। और एक छोटी सी आपसे जो है रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि इस चैनल को 50 के सब्सक्राइबर करने हैं दीपावली से पहले, तो इसलिए प्लीज आप सभी मिलकर जो है मेरा सपोर्ट करें और जितने भी आपके ग्रुप है वहां पर शेयर करें। मैं आपके लिए रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश उन सभी की क्लासेस भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद लेके आने वाला हूं, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो। देखिए 10वें प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, लिंकर। सॉफ्टवेयर की सभी जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल होती है उसको कंबाइन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लिंकर की होती है, क्योंकि वो लिंकर ही जो होता है वो लिंक करता है फाइलों को एक दूसरे के साथ। 11वां प्रश्न आपके सामने देखिए, कंपाइलर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम प्रोसेस नेम्ड एज। कंपाइलर नामक प्रोग्राम की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं किया जाता है? कंपाइलर प्रोग्राम के अंदर कौन सी प्रोसेस शामिल नहीं होती है? ट्रांसलेशन, एग्जीक्यूशन, लोडिंग या फिर सोर्सिंग? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया इसका राइट आंसर होगा आपका बी, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। प्रश्न 12वां आपके सामने रखने जा रहा हूं भाई। प्रश्न संख्या 12 जो है आप सभी को इसका आंसर लिखना है। फॉर बाइनरी सबट्रैक्शन आउटपुट जनरेट फॉर ऑपरेशन 1 - 1 इक्वल टू। अगर आप बाइनरी सबट्रैक्शन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर क्या पूछा गया भाई? बाइनरी सबट्रैक्शन पूछा गया। क्या? बाइनरी सबट्रैक्शन। अब यहां पर पूछा गया कि अगर आप सबट्रैक्ट करते हो 1 - 1 को तो ये इसका आउटपुट क्या रहेगा? 1 - 1 0 या फिर 2। लिखो लिखो भाई सभी के सभी लिखो यहां पर। और अभी तक 12 प्रश्न हो चुके हैं। आप बताइए जल्दी से कि 12 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 0। 1 - 1 का जो बाइनरी सबट्रैक्शन होगा वो क्या रहेगा भाई? आपका 0 रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। देखिए इस वीडियो को अगर आप 100 शेयर के बाहर निकाल देते हैं, इसको 1000 व्यू के बाहर निकाल देते हैं, तो मैं 100% आपको कह रहा हूं कि नेक्स्ट जो वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊंगा उसके अंदर केवीएस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा उसको मैं आपको सोल्व करके बताने वाला हूं। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो केवीएस के पैटर्न के बेस पर ही आपका सिलेबस इसमें भी रखा गया है ईएमआरएस के अंतर्गत। प्रश्न 13 आपके सामने, डेटा इनपुट का गलत रूप इस नाम की कंप्यूटर विशेषता को जो है नकार सकता है। इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ डेटा इनपुट कैन निगेट द कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक नेम एज। ठीक है, अब डेटा इनपुट अगर आपका गलत है तो इसमें किस प्रकार के कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक को जो है माना जा सकता है? ऑटोमेसिटी, ठीक है, ऑटोमेसी, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी या फिर रीड एबिलिटी।
तो देखिए यहां पर इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न के अंतर्गत आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, एक्यूरेसी। भाई एक्यूरेसी, अगर एक्यूरेट डेटा नहीं होगा तो आपका क्या होगा, डेटा गलत ही जाएगा आपके लिए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है। प्रश्न 14 आपके सामने है, हार्डवेयर घटक को किसकी सहायता से बनाए रखा जा सकता है और एक साथ जोड़ा जा सकता है। हार्डवेयर कंपोनेंट आर मेंटेन्ड एंड लिंक्ड टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ। हार्डवेयर के कंपोनेंट को मेंटेन और लिंक करने के लिए किसकी मदद से जो है ये कार्य किया जा सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोसेस, पैकेज सॉफ्टवेयर या फिर प्रोसीजरल सॉफ्टवेयर। तो देखिए इसका काम जो होगा वो रहेगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके कंपोनेंट जो होते हैं लिंक्ड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो उन सभी को यहां पर क्या करता है, कंपोनेंट को मैनेज करता है। और आपके लिए आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, द नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ। किस प्रक्रिया के लिए नॉट ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। लॉजिकल सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल एडिशन, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन या लॉजिकल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का आंसर लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का आंसर दिया है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लॉजिकल कॉम्प्लीमेंशन। ठीक है, लॉजिकल कॉम्प्लीमेंशन जो होता है वो यहां पर आपका सही है। तो ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न। मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा ज्यादा बड़ा वीडियो ज्यादा व्यूअर्स देख नहीं पाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर इनको लेके आ रहा हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत जो एमसीक्यू आपको करवाए गए हैं वो आप सभी को कैसे लगे जरूर बताइएगा। और आप सभी को जो शेयर का टारगेट है, आज देखते हैं भाई कितने लोग ग्रुप्स के अंदर शेयर करते हैं। मैं भी ग्रुप के अंदर ऐड हूं, देखते हैं आज आप में से कितने सपोर्ट कर पाते हैं। जय हिंद, जय भारत।